नमस्कार। संतोष पाठक ऑफिशियल पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ हैं संतोष जी। संतोष जी का भी स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और आज मैं थोड़ा सा आपसे आग्रह करूंगा कि शुरुआत मैं करता हूं। और शुरुआत चूंकि बीजेपी लंबे समय तक कवर किया है, बीजेपी में एक लंबी हलचल हो रही है और इस लंबी हलचल वाली खबर को लेकर हम आपके सामने आए हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के खिलाफ। और इतना ही नहीं, एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, ध्यान से सुने हमारे तमाम दर्शक, एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पर नेताओं का जुटान शुरू हो गया, नेताओं का जुटना शुरू हो गया। और जैसे ही एक के बाद एक, और एक जगह से नहीं, ये देश के अलग अलग राज्यों से तीन पूर्व मुख्यमंत्री जिस तरह से बोलते हुए नजर आए, जिस तरह से वो अपनी राजनीतिक गतिविधियां करते हुए नजर आए, खबरें पहुंची साहब के पास, खबरें पहुंची अमित शाह के पास। और इन दोनों के पास जैसे खबर पहुंची तो आनंद फानन में कई फैसले लिए गए, अपने नेताओं के दूत को दौड़ा दिया गया, नेताओं के दूत दौड़ गए। लेकिन इसके बावजूद शिव जी, अभी मैं दर्शकों को बता रहा हूं, 2:15 यानी 2:15 हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि 2:45 से 3 के बीच में ये वीडियो अपलोड हो जाए। तो जब तक हम 2:15 जब तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष समझने को तैयार नहीं है। मोदी शाह की जोड़ी के हाथ पांव फूल रहे हैं। एक एक करके देश में जनता उनके खिलाफ सड़कों पर उतरती जा रही है और दूसरी तरफ उनके नेताओं ने, दिग्गज नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है उनके खिलाफ। और एक बार फिर से इन बड़े नेताओं की, इन दिग्गज नेताओं की, इन पुराने नेताओं की बहुत जल्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत से मुलाकात होने की संभावना भी जताई जा रही है। तो एक बड़ी खबर जो है इस देश की राजनीति से जुड़ी, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से जुड़ी, उस बड़ी खबर को लेकर हम आपके सामने आए और जरा एक एक करके मैं तथ्यों को रख देता हूं। सबसे पहले आपसे मैं आग्रह करूंगा शिव जी कि आपको तस्वीर दिखाएं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नेता मुरली मनोहर जोशी की तस्वीर। और मुरली मनोहर जोशी के यहाँ पर दो नेता आपको नजर आएंगे और इन दोनों नेताओं के चेहरे ध्यान से देख लीजिए, ये दोनों नेता कौन है और ये दोनों नेता क्यों मुरली मनोहर जोशी के घर पहुंचे और कब पहुंचे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये तस्वीर जो आपके स्क्रीन पर आने वाली है, इस तस्वीर के मतलब और मायने, कई सारे मतलब और मायने निकलते हैं। और ये तस्वीर आपको ये बताएगी कि इस देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव किस तरह से होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है लेकिन बहुत जल्द, ये देखिए तस्वीर, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के घर पर जुटे हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी। जी हाँ, उसी उत्तराखंड, जिस उत्तराखंड की एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए महिलाएं लोग सड़कों पर उतर गए हैं। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक प्रोटेस्ट है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं। बीजेपी के नेता शर्मसार है। भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताएं कह रही हैं कि भैया हम क्या करें। और पुष्कर सिंह धामी उस वीआईपी के नाम पर कुंडली जमा कर बैठे हुए हैं। गद्दी पुष्कर सिंह धामी की भी उखड़ने वाली है। बड़े नेता खुलकर बयान नहीं दे सकते क्योंकि पार्टी की मर्यादा है। तो ये भगत सिंह कोश्यारी पहुंच गए किनके पास? मुरली मनोहर जोशी के पास। और इसके बाद ही तुरंत कौन पहुंच गए उनके पास? कलराज मिश्रा। ये राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, ब्राह्मण नेता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी नेता माने जाते रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संस्थापक एक तरह से मुखिया रहे हैं। लेकिन इनको 75 वर्ष के नियम का हवाला देकर सक्रिय राजनीति से अलग कर दिया गया, राज्यपाल बनाकर भेज दिया गया, राज्यपाल का कार्यकाल भी खत्म हो गया। राजनीतिक रूप से ये पूरी तरह से सेहतमंद फिट है, लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी ने इनको असक्रिय कर दिया है। तो ये दोनों नेता किनके घर पर पहुंचे? मुरली मनोहर जोशी के घर पर पहुंचे। और याद दिला दूं, ये वही मुरली मनोहर जोशी हैं जिन्होंने पिछले अगस्त के महीने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत के साथ हुई एक बड़ी बैठक में 70 पेजों की स्लाइड की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें मोदी सरकार के 11 वर्षों की नाकामियों को दर्शाया गया था। अब शिव जी इस तस्वीर को हम हटा सकते हैं और एक दूसरी तस्वीर मैं आपसे कहूंगा, फिर मैं तमाम मुख्यमंत्रियों का जिक्र करूंगा जिन्होंने एक तरह से मोर्चा खोल दिया है। लेकिन दूसरी तस्वीर दिखाइए। ये दूसरी तस्वीर जो है वो अपने आप में आपको बहुत ज्यादा चौंकाती हुई नजर आएगी, अपने आप में आपको कई बातें कहती हुई नजर आएगी। इतने नेता आमतौर पर एक साथ कभी मुरली मनोहर जोशी के घर पहुंचे नहीं थे।
ये जो मुलाकात की तस्वीर दिखा रहा हूं, ये कल की दिखा रहा हूं, और इन मुलाकात की ये जो तस्वीर है, इसको 4 जनवरी को 3:07 पर दोपहर में मुरली मनोहर जोशी ने खुद अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट किया था। खुद अपने एक्स अकाउंट से इनकी तस्वीरें जाहिर की थी, और ये आज की तस्वीर है। और इस तस्वीर में आप देख लीजिए, आपको कौन कौन नजर आ रहे होंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो नितिन नवीन बने हैं वो नजर आ रहे हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय के प्रभारी जो महासचिव हैं अरुण सिंह, वो नजर आ रहे हैं। इसमें आपको निशिकांत दुबे नजर आ रहे होंगे, बयान बहादुर सांसद है। और इसमें आपको दिल्ली प्रदेश के बीजेपी के आ रहे होंगे। तो ये तमाम नेता एक साथ, मैं फिर से दोहरा देता हूं, ये तमाम नेता एक साथ आज पहुंचे हैं मुरली मनोहर जोशी के आवास पर, भारतीय जनता पार्टी के उन संस्थापक नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर, जिनके आवास पर असंतुष्ट नेताओं का जुटान लगातार जारी है, और जिन्होंने बाकायदा 70 पेजों की मोदी सरकार की नाकामियों की एक रिपोर्ट जो है वो मोहन भागवत को सौंपी थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया के साथ एक बड़ी बैठक। अब इस तस्वीर के मतलब और मायने समझा देता हूं। बहुत सारे लोग पूछ जाएंगे शिव जी कि आज मुरली मनोहर जोशी साहब का जन्मदिन है। जी हाँ, आज मुरली मनोहर जोशी साहब का जन्मदिन है। लेकिन अब जरा मैं इसके पीछे की कहानी भी बता दूं, फिर बाकी मुख्यमंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों पर भी आऊंगा। कल जो ये दोनों नेता मिले, उनसे भगत सिंह कोश्यारी और कलराज मिश्रा, इन दोनों नेताओं की तस्वीर मुरली मनोहर जोशी साहब ने खुद अपने अकाउंट से पोस्ट की है, खुद अपने अकाउंट से पोस्ट की है। आज जो ये तस्वीर जो मिले हैं ना, ये मोदी कैंप के नेता, उनकी तस्वीर मुरली मनोहर जोशी साहब ने अपने अकाउंट से पोस्ट नहीं की है। अब आप पूछेंगे कि क्या करने गए थे? ये जन्मदिन की बधाई तो देने गए थे, साथ ही ये भी कहने गए थे कि भैया मोदी जी को धन्यवाद दे दीजिए। किस बात के लिए पता है शिव जी? 5 घंटे से ज्यादा हो गए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया पर मुरली मनोहर जोशी को बधाई दिए हुए। जोशी साहब ने अभी तक धन्यवाद वाला ट्वीट नहीं किया है, अभी तक धन्यवाद वाला रिप्लाई नहीं किया है, जबकि मुरली मनोहर जोशी सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहते हैं। लेकिन मुरली मनोहर जोशी ने अभी तक उनके पोस्ट पर, उनके सोशल एक्स अकाउंट पर, अभी जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, आखिरी पोस्ट जो है वो उन्होंने कल दोपहर में की। उन्होंने जो कलराज मिश्रा के साथ और भगत सिंह कोश्यारी के साथ जो मुलाकात की तस्वीर थी वो शेयर की है। प्रधानमंत्री को बधाई दिए हुए 5 घंटे से ज्यादा हो गए, अमित शाह को बधाई दिए हुए कई घंटे हो गए, लेकिन मुरली मनोहर जोशी ने अभी तक किसी को धन्यवाद नहीं कहा। और ये जो जुटान की खबरें आने लगी, तो मोदी और शाह की जोड़ी ने थोक के भाव में अपने नेताओं को भेज दिया कि जाइए जोशी जी को जन्मदिन की बधाई दीजिए और थोड़ा सा समझाने की, मनाने की कोशिश भी कीजिए, लेकिन मानने वाले नहीं। और अब आ जाते हैं एक एक करके कैसे खुल रहे हैं। क्या बिल्कुल। उमा भारती ने इस बगावत की शुरुआत कर दी है? ये सवाल दर्शकों से मैं पूछूंगा। मैं क्या आपको थोड़ा सा अभी थोड़ा पीछे ले चलूंगा। अभी आपको याद होगा कि जब 72 पेजों की रिपोर्ट लेके मुरली मनोहर जोशी 70 पहुंच गए, पेजों की, 70 पेजों की, हाँ, 70 पेजों की, हमने उसके विस्तार कुछ से दिखाया था इस खबर को। उसके कुछ दिन बाद वो पहुंच गए उत्तराखंड के पेड़ों की बात लेकर। जो मोदी जी का ग्रीन स्वप्न है कि हम 4 धाम की यात्रा हाईवे से कराएंगे, उसका विरोध किसने किया? सबसे पहले मुरली मनोहर जोशी ने। और उसका रीजन क्या है? संतोष जी, जब तक हम किसी भी खबर के तथ्यों में नहीं जाते हैं, खबर तो बहुत लोग करते हैं, दिन भर सरकारें गिराते हैं, उठाते हैं, बैठाते हैं। सुबह को लगता है जो दर्शक है, जिसे सरकार गिरने में बहुत इंटरेस्टेड है, वो शाम को उन खबरों को सुन के सो जाता है, सुबह जगेंगे तब तक कोई न कोई तो सरकार गिर गई होती है। बिल्कुल। सुबह एक भी नहीं गिरती है और वो थकार कर फिर तैयार हो जाता है, और वो पत्रकार भी जाबाज हैं, फिर सरकार गिराने के समीकरण और सूत्र इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम तो तथ्यों पर बात करते हैं। तो जब पेड़ गिराने की बात आई, काटने की बात आई, रोकने की बात आई, तो मुरली मनोहर जोशी ने ही उस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे मुखर विरोध किया। और उनके विरोध करते ही उत्तराखंड के कई जांबाज संगठन मैदान में आ गए। चिपको आंदोलन चला था बहुत दिन पहले पेड़ों को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ से। वो चिपको आंदोलन शुरू हो गया, पेड़ों पर लोग अपने अपने नाम की पट्टियां बांधने लगे, और वो जो प्रोजेक्ट था वो फिलहाल रुक गया है। आगे होगा कि नहीं होगा ये अभी तय नहीं है, क्योंकि कई बार मोदी जी उस घातक शेर की तरह वार करते हैं, जो पहले वार करने जाता है, फिर जब नाकाम हो जाता है तो खुद को समेट लेता है, फिर इंतजार करता है कि शिकार कब आएगा, और वो खुद को समेटता है, सिकुड़ता है, और ये महसूस कराता है कि वो थक गया है, वो अब कुछ नहीं करेगा, वो अब बहुत ईमानदार हो गया है, वो शिकार की तरफ देखेगा भी नहीं। लेकिन फिर एकाएक झपट्टा मारता है।
आज तो इतिहास रचा गया है, अभी उस पर बड़ी बातचीत करनी है सभी लोगों के साथ। 26 जनवरी का जो प्रोग्राम होता है उस पर टैक्स शुरू हो गया। अगर आप टिकट लेंगे तभी 26 जनवरी का प्रोग्राम। ये 75 वर्ष का अनोखा प्रयोग है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष बीतने का ये अमृत काल है। मैं तो ये कह रहा था कि 20 रुपया ही क्यों रखा गया, 2 लाख रुपया क्यों नहीं लिखा गया, ताकि कुछ देश को आय होती। और इस देश के नागरिकों को भली भांति समझ लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कई बार कहा है कि मैं एक सफल व्यापारी हूं। हर बार आपकी जेब से हंसकर दर्शकों को बता देता हूं, डोनाल्ड ट्रंप भी एक सफल व्यापारी है और प्रधानमंत्री अपने आप को व्यापारी तो कहते हैं, लेकिन जादूगर की जो जान तोते में होती है उस तोते की जान डोनाल्ड ट्रंप ने पकड़ी हुई है। और हालत क्या है उस पर मैं अपने कहानी के इस स्टोरी के आखिरी हिस्से में आऊंगा शिव जी। और आप कह रहे हैं कि 26 जनवरी, अरे गनीमत है, सांस लेने पर टैक्स नहीं लगा देंगे। क्यों? क्योंकि पैसा तो अपने दोस्तों को लुटवा रहे हैं, पैसा तो अपने दोस्तों को लोन दे रहे हैं। और क्या हवाई जहाज लो, क्या पावर प्रोजेक्ट लो, क्या हाईवे प्रोजेक्ट लो, क्या सड़क प्रोजेक्ट लो, यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह इन्होंने अपने दोस्त गौतम अडानी साहब को घुसा दिया है, हर जगह घुसा दिया है। मतलब मठाधीश एक तरह से बना दिया है। और अब देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम तथ्यों पे बात करते हैं, हम एक एक करके तथ्यों को जुटा रहे हैं। मोदी सरकार के या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और नरेंद्र मोदी के आइडिया ऑफ इंडिया को मुरली मनोहर जोशी ने पूरी तरह से खारिज करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। कार्रवाई भागवत साहब को करनी थी, वो तो सरेंडर हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, 75 वर्ष की आयु पे रिटायरमेंट पे हमने कोई बात नहीं की। लेकिन क्या ये मामला थमा? नहीं थमा। अब ये मामला उठ के क्यों निकल के सामने आ रहा है? सबसे पहले एक पूर्व मुख्यमंत्री की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, 10 साल के दिग्विजय सिंह के शासन को खत्म किया। उत्तर प्रदेश में भी झांसी से वो सांसद रही हैं, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रही हैं। इस बार 2029 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कुछ तो बात रही होगी शिव जी की दोबारा से चुनावी राजनीति में आ रही है वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि दिग्विजय सिंह की सरकार को सत्ता से बाहर करके मध्य प्रदेश की जनता को उन्होंने कुछ सपने दिखाए थे। इंदौर में वो सपने चकनाचूर होते हुए नजर आए और उसके बाद उमा भारती ने मोर्चा खोल दिया कि नीचे से लेकर ऊपर तक सब जिम्मेदार है, या तो प्रायश्चित होना चाहिए या दंड होना चाहिए। अब दूसरी बात आ जाइए, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। कई लोग कहेंगे कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, वो नाराज है। ठीक है, वो वजह हो सकती है। और मैं तो हमेशा मानता हूं कि नेता जो है, अगर वो कुर्सी के लिए नहीं लड़ेगा तो फिर किस चीज के लिए लड़ेगा। लेकिन उन्होंने बीएल संतोष के सामने मंच से ये कह दिया कि प्रधानमंत्री हो या बीजेपी का एक सामान्य कार्यकर्ता हो, दोनों की आवाज को एक जैसा महत्व मिलना चाहिए। एक जमाने में कांग्रेस पार्टी हर जगह थी, आज कांग्रेस पार्टी की हालत कहां है, बीजेपी की हालत देखिए क्या है। बीजेपी हर जगह फैली हुई है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और गांव पे बूथ अध्यक्ष, मंडल पे मंडल अध्यक्ष, जिले पर जिला अध्यक्ष, इनके फोन को अधिकारी को 1 घंटे में उठाकर कार्रवाई करनी चाहिए। उसी समय खबर आ गई सोशल मीडिया पे, पता है आपको शिव जी? गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को कुछ महीने पहले चिट्ठी लिखी थी कि भैया जो आपका अधिकारी है, जो मेरे जिले में आपने भेजा है, वो हमारा न फोन उठा रहा है, न जवाब दे रहा है, न मिलने आ रहा है। तो जब केंद्रीय मंत्री का फोन अगर अधिकारी ना उठाए तो बीजेपी के एक सामान्य कार्यकर्ता का क्या उठाए। और वसुंधरा राजे सिंधिया पूरे प्रदेश में घूम रही हैं और घूम घूम कर वो कार्यकर्ताओं के दुख दर्द को समझ रही हैं और पार्टी के आला कमान तक और आरएसएस तक उन्होंने खबर पहुंचा दी है कि भैया राजस्थान में सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है। तो एक मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भगत सिंह कोश्यारी, जो कि पुराने जमाने के रहे हैं, आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी के दौर के नेता रहे हैं, तो खुलकर वो बोलेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने भी मुरली मनोहर जोशी को जाकर उत्तराखंड के सारे हालात के बारे में बता दिया कि कैसे उत्तराखंड के बीजेपी के जो प्योर बीजेपी के कैडर है, इंपोर्टेड माल नहीं, आयातित कैडर नहीं, जो प्योर बीजेपी के कैडर है, वो भी दुखी महसूस कर रहे हैं। क्योंकि पूरे पहाड़ पर एक मैसेज जा रहा है कि पहाड़ की लड़कियों का इस्तेमाल क्या इसलिए किया जाएगा, और अगर इस तरह की दुर्दांत वारदात हुई तो फिर उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो एक तरह से ये हो गया। नॉर्थ ईस्ट से भी आवाज उठने लगी है। मैं एक चीज और आपको बता दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 20 से 30 साल के युवा कार्यकर्ताओं को लगाया था नॉर्थ ईस्ट में। मेरे अपने जिले सीतामढ़ी का एक गांव ऐसा है जिसमें हर परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति आरएसएस के लिए काम कर रहा था नॉर्थ ईस्ट में। उसमें से एक राष्ट्रपति के भवन तक भी पहुंचे और पूर्व राष्ट्रपति के साथ उन्होंने काम भी किया। अब वहां से भी आवाज उठ रही है कि भैया आपका आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, आपका आइडिया ऑफ डेवलपमेंट क्या है।
अरुणाचल प्रदेश के एक व्यक्ति को चीन रोक देता है ये कहते हुए कि वो हमारा हिस्सा है और भारत के पासपोर्ट को नहीं मानता, आप चीन के खिलाफ कुछ बोलते नहीं। मेघालय का एक वीडियो शेयर किया, आप पश्चिम बंगाल में जाके कहते हैं कि ममता बनर्जी ने हमें जमीन नहीं दी, मेघालय में से बॉर्डर एक उत्साही व्यक्ति ने वीडियो शेयर किया, वहां आप क्यों नहीं फेंसिंग लगा पा रहे हो? तो ये आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, ये मोदी का जो तरीका है, तौर तरीका है, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े बगावत के सुर उठने लग गए हैं और मुरली मनोहर जोशी उसके केंद्र बिंदु बन गए हैं, क्योंकि सबसे पहले बिल्ली के गले में घंटी बांधने की शुरुआत उन्होंने पिछले साल अगस्त में की थी। और ये सब मामले तुरंत तुरंत नहीं होते शिव जी, सरकार गिरेगी नहीं गिरेगी, ये सब मामले तुरंत तुरंत नहीं होते। पिछले साल अगस्त में रिपोर्ट पेश किया था, हम कौन से महीने में बैठे हुए हैं? हम जनवरी के महीने में बैठे हुए हैं। नेताओं के अंदर थोड़ी थोड़ी हिम्मत आ रही है। उमा भारती ने खुलकर बोल दिया, वसुंधरा राजे सिंधिया ने मंच पर बोला ही नहीं, बल्कि उनको लगा कि अखबार मेरी बात छापेंगे नहीं, तो उन्होंने अपने बयान के अंश को कोट करके ट्वीट किया। कल मैंने एक स्टोरी करी है, दर्शक जाकर उस पर देख सकते हैं। और भगत सिंह कोश्यारी मुरली मनोहर जोशी के साथ एक तरह से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जन्मदिन की बधाई दे दी है प्रधानमंत्री रमेश शाह ने, मुरली मनोहर जोशी की तरफ से कोई जवाब अभी तक आया नहीं है। तो एक बड़े बगावत के सुर उभर कर निकल कर सामने आने लगे हैं, लेकिन ये बगावत किस तरफ जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा, आने वाले दिनों में क्या होगा, ये कई सारे समीकरणों पर निर्भर करता है शिव जी। देखते हैं इसका परिणाम क्या नजर आएगा संतोष जी, इसको लेकर पार्टी में क्या होगी, क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी जी हो या फिर कलराज मिश्रा जी हो, मुरली मनोहर जोशी हो या लाल कृष्ण आडवाणी हो, वो सितंबर के महीने के बाद सदमे में है। वो कह रहे थे जिस 75 साल का हवाला देकर हमें राजनीति से बेदखल किया गया, लोग 75 के भी हो गए, 75 के बाद 4 महीने और ज्यादा हो गए, सितंबर गुजर गया, अक्टूबर गुजर गया, नवंबर गुजर गया, दिसंबर आ गया, 5वें महीने में चले गए, यानी 75 बार 6 महीने के हो जाएंगे और अभी तक इस्तीफे का कोई विकल्प नहीं है। तो क्या हमारे लिए ही नियम कानून था? 90 वर्षीय आयु के लगभग हो चुके मुरली मनोहर जोशी कह रहे हैं कि हमें 75 वर्ष में बाकायदा मना कर दिया गया कि ना अब आप कानपुर से लोकसभा सांसदी का चुनाव लड़ोगे, ना आप वाराणसी से लड़ोगे। तो वो जानना चाहते हैं और इसीलिए यह जमावाड़ा हो रहा है। आपको याद होगा कि कोलकाता में हमारे एक पत्रकार साथी ने अमित शाह से पूछ लिया 75 साल का सवाल, तो वहां मच गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में बवाल, किसी ने नहीं पूछा किसी का हाल, लेकिन गृह मंत्री थे बड़े बेहाल, नपे तुले शब्दों में कहने लगे पार्टी मेरी है, तेरी क्या मर्जी है, तेरा क्या सवाल है, तू क्यों परेशान है, कौन सीएम बनेगा पीएम बनेगा ये काम मेरा तय करना है, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों है। उनके भावार्थ यही थे। लेकिन पत्रकार तो पत्रकार कर क्या सकता था। अब आप किससे शिकायत करोगे? कैलाश विजयवर्गीय की शिकायत करने के लिए अभी बीजेपी में कौन ऐसे 2 बड़े चेहरे हैं, 5 बड़े चेहरे हैं, उनके हमें नाम बताए जनता। पहले नाम आता है नरेंद्र मोदी का, दूसरा आता है अमित शाह का, तीसरा आएगा जेपी नड्डा का, क्योंकि अभी उनका प्रभार नहीं छिना है, और चौथा नाम हो गया अब नितिन नवीन का, फिर 5वां नाम होगा तो राजनाथ सिंह का। इन 5 के अलावा बताओ आप किससे शिकायत करोगे? राजनाथ सिंह को खुद का पता नहीं कि उनका होगा क्या, नितिन नवीन को यह पता नहीं है कि अध्यक्षता का मतलब क्या होता है, जेपी नड्डा ये नहीं जान पाए कि अध्यक्ष का हैसियत क्या है, और अमित शाह ने संदेश दे दिया कि जब मैं ही सवाल का जवाब नहीं देता हूं तो कैलाश विजयवर्गीय जी ने नहीं दिया तो उन पर क्या मैं कानून थोपूंगा। अब ये सब चीजें जब सुनी तो 75 साल वाला ये जो मार्गदर्शक मंडल है, इसके पेट में इस भीषण ठंड में ऐंठन मच गई। अभी मालूम है बाथरूम एक बार जाने में दिक्कत होती है और कहीं जाना पड़ जाए 5 बार तो कितनी दिक्कत हो जाती है। तो बड़ी संकट आ गई इन सब के सामने कि ऐंठन कैसे दूर हो। तो ये ऐंठन दूर करने के लिए पहुंच गए सबसे बुजुर्ग आदमी के पास। क्यों आडवाणी कोप भवन में चले गए, वो बोलते नहीं कुछ। मुरली मनोहर जोशी कम से कम बयान तो दे देते हैं। शिव जी आडवाणी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर लालकृष्ण आडवाणी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब नहीं होती तो ये सारे जो मोर्चाबंदी हुई ना, ये सितंबर के बाद लीड लेते हुए लालकृष्ण आडवाणी नजर आते, लेकिन चूंकि उनकी तबीयत बहुत खराब है इसलिए मुरली मनोहर जोशी सामने आए हैं। और मुरली मनोहर जोशी के अलावा वर्तमान में कोई बुजुर्ग नेता पार्टी के पास नहीं है जिनकी बात सब माने सुने और जिनकी बात मोहन भागवत भी माने। दूसरी बात आप याद कर लीजिए, मैं दर्शकों को इतिहास की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। 1857 की आजादी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था?
इस देश के बुजुर्ग शासक हिंदुस्तान के बादशाह मुगल बादशाह ने किया, बहादुर शाह जफर, याद है सबको। तो कई बार क्रांतिकारियों का नेतृत्व तो बुजुर्ग नेता करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनके छांव तले तमाम लोग इकट्ठे होकर नजर आते हैं। और एक बात आपने बिल्कुल सही कही कि भैया कैलाश विजयवर्गीय की शिकायत आप लेके कहां जाओगे, लेकिन अब जनता उतर रही है सड़कों पर सरकार। अब तो इनके 3 मुख्यमंत्रियों पर आपने अपने प्लेटफॉर्म पर एक स्टोरी करी है, मैं दर्शकों से कहूंगा कि उस पर जाकर देख ले कि इनके 3 मुख्यमंत्रियों की जान सांसद में अटकी हुई है। और आज एक और बात बता देता हूं, बुजुर्ग नेताओं का ही जुटान नहीं हो रहा है, मोदी और शाह की टीम के नेताओं का भी जुटान हो रहा है। मोदी और शाह के नेता आपको मुरली मनोहर जोशी के घर पे नजर आ रहे थे, और आज ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री के बीच में मुलाकात हुई है। हलचल कम नहीं हो रही है, दोनों तरफ से बढ़ रही है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच में मुलाकात हुई है आज ही। और एक बात मैं और बता देता हूं, 56 इंच का सीना, लव लेटर, इससे बड़ी बेशर्मी, इससे बड़ा पलटवार, इससे बड़ा डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। 3 बार के प्रधानमंत्री, लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और इस देश में बाकी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनके दौर की याद तो नहीं दिलाऊंगा, उसके बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास। लेकिन मैं सिर्फ एक वीपी सिंह की सरकार के दौर की याद दिला सकता हूँ। वीपी सिंह की सरकार कितने महीने के लिए बनी थी शिव जी इस देश में? कितने 18 महीने महीने के लिए बनी? और 18 वीपी महीने सिंह की सरकार देखिए, वीपी सिंह की सरकार में इंद्र कुमार गुजराल जो थे, उनके विदेश मंत्री थे। और इसी तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया ना, इसी तरह से 1989 में पनामा के राष्ट्रपति मैनुअल नोरिएगा को भी इसी तरह गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाया गया था, जिस तरह से अभी वेनेजुला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को ले जाया गया। तब ध्यान से सुनिएगा, तब विदेश मंत्री गुजराल साहब ने संसद में अमेरिका का नाम लेकर अमेरिकी हस्तक्षेप की खुली आलोचना की थी। और अब इस देश में ऐसी सरकार है जो विश्वगुरु बनने की बात करती है, 56 इंच के सीने की बात करती है। एक प्रेस रिलीज जारी किया है विदेश मंत्रालय ने, अमेरिका का नाम कहीं तक नहीं हुआ, यूएसए का नाम कहीं तक नहीं है। आप कह रहे हो कि शांति से बात करना चाहिए, अरे हर जगह हर ताले में एक ही चाबी लगाओगे क्या? वो एक देश के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को किडनैप करके ले गया, अपहरण करके ले गया इसका वो। मतलब इसका और मतलब जो आप कह आज रहे हो बयान शांति से अब क्या बात करें, शांति से क्या बात करें बताइए? इसका मतलब जो आज बयान आया है ट्रंप साहब का, वो आपने सुना नहीं? उन्होंने कहा वो मुझसे डरता है इसलिए उसने रूस से तेल लेना बंद कर दिया। आप क्या बात करते हो? अब तो खुलेआम कह दिया, 30 सेकंड की क्लिप वायरल है। तो आप कहां आप उम्मीद करते हो? 56 इंच की वो तो जगह -56 इंच कर दीजिए। इस 56 इंच के धोखे में इस देश की विदेशों में जो थू हो रही है, फजीयत हो रही है, मजाक बन रही है, वो शायद कभी नहीं हुई होगी। हम विश्व के सर्वाधिक आबादी के देश कातर भाव से देख रहे हैं छोटे से छोटे देशों की तरफ। आपने देखा जब पाकिस्तान पर हमने स्ट्राइक किया, भारत की तरफ कितने दोषों के समर्थन में पत्र आए? आप मुझे गूगल करके और सर्च करके अगले प्रोग्राम में बताइए। अभी तो थोड़ी देर लग जाएगी क्योंकि समय कम है। नहीं, वो किस लिए नहीं आए, वो किस लिए नहीं आए? जब हमारे देश की खाद्यान्न निर्भरता विदेशों पे थी, जवाहरलाल नेहरू के समय पर, उस समय भी दुनिया के देशों में हमारा इकबाल था शिव जी। आज आप कहते हैं कि आप नेता बनेंगे, अरे इकबाल आप के नाम से विश्वगुरु नफरत बनेंगे। है, इकबाल के नाम से नफरत है। आप कह रहे हो हाँ, इकबाल हो जाएगा। ये आपने गजब बात कह दी, लेकिन ये बात आपने गजब कह दी। लेकिन अब इकबाल इसमें के नाम से नफरत है। अब इसमें देखिए क्या है, अब क्या हो गया, आप जो तीसरी दुनिया के नेता बनने की कोशिश कर रहे थे, कौन सा देश आप पे भरोसा करेगा? किस मुंह से भरोसा करेगा आप पे? क्यों भरोसा करेगा आप पे? और ऐसा नहीं है कि भारत की कोई नब्ज दबा रखी है। मैं फिर कहता हूं शिव जी, इस देश के 144 करोड़ भारतीयों को बता देता हूं, भारतीयों को कोई दबा नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप की हैसियत और औकात क्या है, लेकिन यहां दिक्कत क्या है कि प्रधानमंत्री के सामने अपने दोस्त को बचाना सबसे बड़ा एजेंडा है, इसलिए वो सरेंडर कर रहे हैं। जब वीपी सिंह जैसी सरकार जो खुलकर अमेरिका का नाम संसद के अंदर ले सकती थी, तो ये 11 साल से जो सरकार चला रहे हैं। अच्छा, एक नैरेटिव चल रहा है, आपको पता है पत्रकारों के जरिए क्या पोस्ट करवाया जा रहा है कि भैया हम दूसरे की फटी पे टांग क्यों अड़ाए? हम होला लुलू या मंगल ग्रह पे नहीं रहते हैं जनाब, इसी दुनिया में रहते हैं। और कल आपने अगर वेनेजुएला पर सख्त संदेश दे दिया होता अमेरिका को कि खबरदार इस तरह की हरकत मत करो, तो आज वो जो 30 सेकंड का जो वीडियो वायरल हो रहा है ना, वो नहीं हो रहा हो। मैं इससे एक बात और जाऊंगा कि प्रधानमंत्री जी रहने दीजिए,
अगर दोस्त के लिए आपको देश को कुर्बान करना पड़ रहा है तो छोड़ दीजिए ना, किसी और को दे दीजिए। इतनी ज्यादा भारत की बेइज्जती मत करवाइए। 144 करोड़ भारतीयों के देश को शर्मसार मत कीजिए। आपको ये फैसला कर लीजिए। अरे कुछ नहीं तो राहुल गांधी को बुला के बैठ के बात कर लीजिए कि भैया अब तो देश का सवाल आ गया है, तुम मुझे अभयदान दे दो कि अगर मैं पद से हटूंगा तो मुझे गिरफ्तार नहीं करवाओगे, मेरे मामलों की जांच नहीं करवाओगे, आओ दोनों मिलकर अमेरिका को सबक सिखाते। कुछ नहीं तो यही कर लो। इस देश में पहले भी प्रधानमंत्रियों ने विपक्ष के नेताओं को बुलाकर उनसे बातचीत की है शिव जी। इंदिरा गांधी विपक्ष के नेता से मुलाकात करती थी, राजीव गांधी विपक्ष के नेता से बातचीत किया करती थी, खुद अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता से बात किया करते थे। अगर नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि उनकी कमजोर नब्ज अमेरिका ने पकड़ ली है तो बुला ले विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को और कह दे कि ये मेरी कमजोर नब्ज है, लेकिन अब ये देश का नुकसान हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको टच मत करो अगर अमेरिका ब्लैकमेल करेगा, और हम दोनों मिलकर अमेरिका को जवाब देते हैं। इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता होने के नाते मैं मान सकता हूं कि भले ही राहुल गांधी ने गौतम अडानी की बात न मानी हो, लेकिन नरेंद्र मोदी की बात जरूर मान लेंगे। अगर आपसे नहीं समझ रहा है तो कम से कम विपक्ष के नेता को बुला लीजिए। अच्छा चलिए, राहुल गांधी से डरते हैं तो एक साथ आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तीनों को इन्वाइट कर लीजिए। मैं जानता हूं कि राहुल गांधी माने या ना माने, लेकिन सोनिया गांधी इस देश की राजनीतिक स्थिति को समझेंगी, प्रियंका गांधी इस देश की राजनीतिक स्थिति को समझेंगी। लेकिन भगवान के लिए आप सामंजस्य बिठाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कल जिस तरह का बयान भारत ने जारी किया वो भारत के स्टैंडर्ड को सूट नहीं करता। और उसके बाद पत्रकारों के जरिए जो आप प्लांट कराना चाहते हैं, भारत जैसा देश, 144 करोड़ का देश, दुनिया के 80-85 देशों से ज्यादा आबादी वाला देश, आप ये कह रहे हैं कि भारत दूसरे की फटेगी में टांग नहीं अड़ाएगा? क्यों नहीं अड़ाएगा? क्यों नहीं अड़ाएगा? कैसे बनेंगे हम विश्व गुरु? कैसे दुनिया के देश हम पर यकीन करेंगे? कैसे आप विदेशों में जाकर अपना डंका बजवाते हुए नजर आएंगे अगर आप वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र का संरक्षण नहीं कर सकते हैं? और अगर आप मैं फिर एक चीज और कहता हूं, चलते चलते, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बात का समर्थन करते हैं तो भेजिए अपनी वायुसेना को और पाकिस्तान के राष्ट्रपति को और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ठीक उसी तरह से उठाकर लाइए नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में खुली जीप में ठंड के मौसम में पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके सेनाध्यक्ष को इंडिया गेट राजपथ पर, जिसका नाम आपने बदल दिया है, उस पर घुमा के दिखाइए। तब मान लेंगे आपको 56 इंच का सीना। अगर आप अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्रवाई को कहते हैं कि शांति से बात करनी चाहिए, इतना दम है आपके अंदर, तो भेजिए अपनी वायुसेना को और उठा लाइए उन तीनों नेता को, और फिर ट्रंप फोन करके कहे कि युद्ध अरे विराम उनकी कर दो, बात नहीं छोड़िए, तो उनकी टैरिफ बात लगा देंगे, छोड़िए, तो आप कहना उनकी कि बात आपने भी तो यही छोड़िए, किया है। उनकी बात छोड़िए। पाकिस्तान से चले जाओ, उठा लाओ। कल कहा है ओवैसी ने, और उसे छोड़ दीजिए। आपने बांग्लादेश के खिलाड़ी को इतना तूल पकड़ा दिया, एक मामले को इतना हाईलाइट कर दिया। क्या आपने अपनी बीसीसीआई से पूछा कि जब बांग्लादेश से आप इतने नाराज थे तो बांग्लादेश के खिलाड़ियों को उस बोली में रखा क्यों गया? इस देश में सवाल नहीं कोई करता। इस देश में एक अंधभक्तों की फौज दौड़ रही है। कोई कहने लगे कि संतोष जी आपकी तो एक आंख खो गई है, कान वाला तो सबूत सब देते हैं। तो संतोष जी अपनी आंख नहीं देख रहे हैं, इस समय ढूंढने निकल पड़ते हैं कि शायद कहीं गिर गई हो, ये बता रहा है। पंडित जी एक जा रहे थे, क्योंकि सारी कहावतें तो इस देश में ब्राह्मणों पर ही बनी। ब्राह्मण हमेशा गरीब, दयनीय और मतलब चोर किस्म का रहा है। उसे जो मिल गया वो उसने बांध लिया, इस टाइप का ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता रहा है। मैं सभी ब्राह्मणों से क्षमा चाहता हूं, मेरी बात को अदर वे में न लें। नहीं, इस पे तो मेरी भी आपत्ति है। तो इस उन्होंने पे कहा, तो चोर उन्होंने जैसे शब्द पे मेरी भी आपत्ति है, इसको अब निकाल नहीं, देते हैं। नहीं, वो समस्या इस बात को मैं कह रहा हूं कि हर जगह मैंने यही देखा। आज जितनी सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों की बुरी स्थिति है, इतनी कहीं भी नहीं है, कहीं है ही नहीं। क्या क्या नहीं लिखा जाता है। मैं सार्वजनिक तौर पर यह कहता हूं, इस देश में समरसता सब लाना चाहते हैं। सब कोई चाहता है कि समाज में बराबरी लेकिन समरसता लाने में और समाज को बराबरी की भूमिका में लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ब्राह्मणों की असली भूमिका को ये देश समझ नहीं पा रहा है। ये बात तो बिल्कुल सही है शिव जी। और मैं फिर दोहराता हूं, किसी को भी मैं फिर दोहराता हूं, और मैं बहुत कम लोगों को पता होगा, मदन मोहन मालवीय जो बीएचयू के संस्थापक थे, और मदन मोहन मालवीय जो इकलौते नेता हैं जो दो राष्ट्रीय पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुए, कांग्रेस पार्टी के और हिंदू महासभा के, मदन मोहन मालवीय और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संबंध क्या था, इसके बारे में लोगों को पता कर लेना चाहिए। बहुत सारी कहानी साफ हो जाएगी। और एक बात हमेशा याद कीजिए, इस देश ने विकास का दौर तभी देखा है जब ब्राह्मण और दलित एक साथ आए हैं।
ब्राह्मण दलित ने मिलकर इस देश में, आज की बात नहीं, आधुनिक भारत की बात ही नहीं, ऐतिहासिक तौर पर भी इस देश को मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओबीसी जातियों ने भी मिलकर, इन तमाम लोगों ने इस देश को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन ठीक है, एक नया दौर है शिव जी, और बदलेगा। और जैसा कहा कि अमित शाह ने जो पार्टी उन्होंने बनाई नहीं, पार्टी तो भैया लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, भैरव सिंह शेखावत, सिकंदर बख्त, विजय राजे सिंधिया जैसे नेताओं ने बनाई थी। उन्होंने कहा हमारी पार्टी है, हम फैसला करेंगे। अमित शाह साहब को पता होना चाहिए कि इस पार्टी में 1980 से लेकर कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और कितने चले गए, उसमें से आज कई कहां हैं। और एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो उन्होंने संसदीय बोर्ड तक से निकलवा दिया, नितिन गडकरी साहब को। आज मुरली मनोहर जोशी कहां है, लालकृष्ण आडवाणी कहां है। तो चलिए समय बदलते देर नहीं लगती। चलिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। वक्त और हालात कब बदल जाते हैं, कब जो रिश्ते खास होते हैं वो बदल जाते हैं, और कोई यूं ही नहीं बदलता है। देखने वालों के भी हालात बदल जाते हैं। वक्त पलटेगा जरूर, इंतजार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मुरली मनोहर जोशी जी इस कवायद का उत्तर क्या देते हैं। हमें प्रतीक्षा रहेगी, और जैसे ही हमारे सवाल का जवाब मिलेगा फिर आपके सामने लेकर हाजिर रहूंगा। लेकिन अभी हम एक और आपको खबर देंगे बड़ी, कि योगी जी 1 घंटा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे। फिलहाल इजाजत लूंगा। संतोष जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।